कभी कालीसेर एक साधारण सा गांव हुआ करता था। सुबह हल्की धूप के साथ खुलती थीं और रातें बस अंधेरी होती थीं, खामोश नहीं। लेकिन समय के साथ इस गांव ने बहुत कुछ देखा, ऐसी घटनाएं जिनका जिक्र अब लोग दिन के उजाले में नहीं करते। कहते हैं कालीसेर की मिट्टी में कुछ पुरानी यादें दबी हैं, जो हर सर्दी के साथ फिर से सांस लेने लगती हैं। और उस रात ठंड कुछ ज्यादा ही गहरी थी। हवा ऐसे चल रही थी मानो किसी ने पूरे गांव को धीरे धीरे अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया हो। इसी कालीसेर में 3 दोस्त थे, अमन, दीपक और रवि। तीनों बचपन से साथ पले बढ़े। जब गांव के लोग अपने घरों में दरवाजे बंद करने लगते थे, तब ये तीनों अपने अपने घरों से निकलते। गांव की चौपाल के पास बनी पुरानी चाय की छोटी सी टपरी उनकी रोज की जगह थी। उबलती चाय, मिट्टी के कुल्हड़ और ठंडी हवा में उठती भाप, यही उनका बहाना था दिन भर की थकान उतारने का। उस रात भी तीनों वही बैठे थे। हंसी मजाक चल रहा था, पुरानी बातें दोहराई जा रही थीं, लेकिन हवा में एक अजीब सा सन्नाटा घुला हुआ था। अमन, दीपक, मजाक समझ के मत लेना, लेकिन गांव में जो बातें उड़ रही हैं ना, वो ठीक नहीं लग रही। लोग कह रहे हैं इस बार वो ठंड के साथ पहले ही लौट आया है। कल रात जब मैं अकेला घर जा रहा था तो अचानक ऐसा लगा जैसे मेरी गर्दन के पीछे कोई बहुत पास आकर रुक गया हो। सांस तक महसूस हो रही थी, ठंडी, बिल्कुल बर्फ जैसी। कसम से पल भर को लगा अब कुछ बुरा होने वाला है। अरे वाह, अब भूत भी सीधे गर्दन पर आकर सांस लेने लगे। भाई, अगर वो सच में होता ना तो सबसे पहले तुझे ही उठा लेता। तू तो डर के मारे आधा काम खुद ही कर देता है। हंस ले दीपक, लेकिन उस पल हंसी नहीं निकल रही थी। कदम चल रहे थे पर हिम्मत नहीं हो रही थी पीछे देखने की। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लगा आवाज बाहर निकल जाएगी। रवि की बात हल्के में मत ले। कालीसेर में ठंड यूं ही नहीं डराती। बचपन से सुनते आए हैं, वो चीज गर्मी या बारिश में नहीं निकलती, सिर्फ सर्दियों में। कहते हैं उसके पैर उल्टे होते हैं और जब वो बोलता है तो आवाज इंसान जैसी नहीं होती, जैसे कोई पुराना रेडियो खराब हो गया। बस बस, नाम और शक्ल का जिक्र यहीं बंद करो। मुझे अभी भी याद है पिछली सर्दी गांव के बुजुर्ग ने क्या कहा था। अगर पहली ठंडी रात में पीछे से कदमों की आवाज आए तो चाहे जान निकल जाए, पीछे मत देखना। जो देख लेता है वो फिर पहले जैसा नहीं रहता। और सच बताऊं, मैंने भी सुना था, बहुत पास से, पर मैंने दौड़ लगा दी। आज भी सोचता हूं अगर उस दिन पलट गया होता तो क्या होता। तो फिर वो हर साल आता क्यों है? किसी को यूं ही डराने, किसी को उठा ले जाने? आखिर चाहता क्या है वो? कुछ तो अधूरा है उसका। कोई पुराना जख्म, कोई बदला, या कोई ऐसी चीज जो उससे छीनी गई हो। दादा कहा करते थे, वो उन लोगों के पास ज्यादा रुकता है जिनकी परछाई में उसे अपना अतीत दिखता है, और जिसे वो छू ले वो सिर्फ डर कर नहीं बचता। अच्छा ठीक है, मान लिया सब, पर अभी ये बताओ, ये हवा अचानक इतनी ठंडी और तेज कैसे हो गई? तभी ठंडी हवा के शोर के बीच गांव की गली से एक आदमी बदहवास हालत में भागता हुआ आया। उसकी सांस बिखरी हुई थी, कदम लड़खड़ा रहे थे, जैसे उसने रास्ते में कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे दिमाग अभी तक मान नहीं पा रहा था। वो सीधा चौपाल की चाय की टपरी पर आकर रुक गया। आंखें फैली हुई, चेहरा सफेद और होंठ हिलते रहे। अमन भाई, जल्दी चलो, घर अभी चलना पड़ेगा। तुम्हारी पत्नी ने भेजा है, बोली है कि देर मत करना। बाबूजी की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, सब घबरा गए हैं। मन बहुत अनहोनी की तरफ जा रहा है। बस तुम तुरंत चलो। अमन की हालत देखकर दोनों समझ गए कि बात सिर्फ बीमारी की नहीं है। उसका चेहरा स्याह पड़ चुका था, हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। वो कुछ बोलना चाहता था पर आवाज गले में ही अटक गई। रवि ने आगे बढ़कर उसका कंधा थाम लिया। अमन, मेरे भाई, खुद को संभाल।
डर अभी तुझे तोड़ देगा। हम यही नहीं छोड़ेंगे। दीपक ने भी गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ अमन भाई, अकेला मत समझ अपने आप को। अगर तू बोले तो हम दोनों तेरे साथ चलेंगे। जो भी होगा मिलकर देखेंगे। अमन ने भरी हुई आंखों से दोनों की तरफ देखा। डर अब भी था, पर दोस्तों की मौजूदगी ने उसके कदमों को थाम लिया। भाइयों, तुम लोग भी अपने अपने घर चले जाओ। इस वक्त तुम्हारे घरों में भी इंतजार हो रहा होगा। मैं अभी घर जाता हूं। अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हें आवाज दे दूंगा। इतना कहकर अमन वहां से घर की तरफ चल पड़ा। ठंडी हवा उसके कानों के पास से सीटी बजाती हुई निकल रही थी। हर कदम के साथ उसका दिल और तेज धड़क रहा था। रास्ता जाना पहचाना था, फिर भी आज अजनबी लग रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद आखिरकार उसका घर दिखाई देने लगा। घर की छत अंधेरे में डूबी हुई थी, जैसे किसी भारी खामोशी ने उसे जकड़ लिया हो। अमन ने हिम्मत जुटाई, दरवाजा खोला और भारी मन से घर के अंदर कदम रख दिया। क्या हुआ है? अचानक हालत इतनी बिगड़ कैसे गई? बाहर से कोई आया था क्या? सब लोग इतना घबराए क्यों हैं? अमन जी, बाबूजी की हालत थोड़ी देर में ही बदल गई। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। बाबूजी, ये अचानक क्या हो गया? आप ऐसे क्यों कांप रहे हैं? कुछ अजीब महसूस हो रहा है क्या? अमन, तुम दोनों मेरी परवाह छोड़ दो। वो इस बार फिर लौट आया है बेटा। वही ठंडा साया जिसने 10 साल पहले तुम्हारी मां को मुझसे छीन लिया था। आज वही एहसास फिर लौट आया है। मुझे साफ महसूस हो रहा है वो इस गांव में फिर आ गया है। ये सुनते ही कमरे की हवा और भारी हो गई। अमन की पत्नी की आंखों से आंसू फिसल पड़े। वो घबराकर अमन की ओर देखने लगी। आप दोनों चिंता मत कीजिए। बाबूजी, आपको कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना। बेटा, ठंड से मुझे कभी डर नहीं लगा। डर उस साए से लगता है जो हर ठंड के साथ आता है। उसी ने बरसों पहले तुम्हारी मां को मुझसे छीन लिया था। इस बार अगर उसकी आहट मिले तो उससे दूर ही रहना। अमन जी, ये क्या बोल रहे हैं बाबूजी? आप कुछ कीजिए, मुझे डर लग रहा है। ऐसे क्यों बोल रहे हैं वो? आप दोनों चिंता मत कीजिए। बाबूजी, आपको कुछ नहीं होगा। मैं अभी मदद लेकर आता हूं। सुमन, तुम बाबूजी का अच्छे से ख्याल रखना। मैं अपने दोस्तों के पास जा रहा हूं और उन्हें बुलाकर तुरंत लौट आऊंगा। फिर बाबूजी आपको अस्पताल लेकर जाएंगे। इतना कहकर अमन बाहर की ओर बढ़ गया। पीछे उसके बुजुर्ग पिता और उसकी पत्नी सुमन उसे जाते हुए देखते रहे। उस नजर में डर भी था, दुआ भी, और किसी अनहोनी की आहट भी। अमन घर से बाहर निकला तो रात और भी ठंडी लगने लगी। गांव की गलियां जो रोज जानी पहचानी थीं, आज अजनबी लग रही थीं। कहीं कुत्ते भौंक रहे थे, कहीं हवा मिट्टी से टकराकर सीटी जैसी आवाज निकाल रही थी। अमन तेज चल रहा था, लेकिन हर मोड़ पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी चाल से कदम मिला रहा हो। वो बस एक ही बात सोच रहा था, दीपक के घर जल्दी पहुंचना है, मदद चाहिए। तभी सामने रास्ते के सन्नाटे में 2 साए उभरे। दोनों उम्रदराज आदमी थे। एक लाठी के सहारे खड़ा था, दूसरा बार बार पीछे अंधेरे की तरफ देख रहा था। अमन बेटा, इतनी रात इतनी ठंड में कहां भागे जा रहे हो? चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही है। कुछ अनहोनी हुई है क्या? काका, घर पर पिताजी की हालत अचानक बहुत बिगड़ गई है। दोस्त के घर मदद लेने जा रहा हूं। तो आज की रात सच में भारी है बेटा। ये ठंड मामूली नहीं लग रही। ऐसी ही ठंड 10 साल पहले भी उतरी थी, उसी रात जब तुम्हारी मां चली गई थी। और गांव के कुछ और लोग भी। किस वक्त की बात कर रहे हो काका? हाँ, वही जिसने 10 साल पहले इस गांव से बहुत कुछ छीना था, जिसके निशान मिटते नहीं और जिसकी तलाश हर ठंड में किसी एक नाम पर आकर रुकती है। पता नहीं आज रात उसकी नजर किस पर ठहरी है। काका, आप ऐसा मत बोलिए, मुझे डर लग रहा है।
डराने के लिए नहीं कह रहे बेटा, संभल कर रहना। आज अकेले मत रुकना, और अगर पीछे कदमों की आहट सुनाई दे तो मुड़कर मत देखना। लोग कहते हैं ऐसी ठंड में वही साया लौटता है जो गांव में कहीं छिपकर घूमता रहता है और मौका मिलते ही किसी घर में घुस जाता है। आज हवा बता रही है कि वो इसी गांव में है। संभल कर जाना बेटा। हाँ काका, मैं समझ गया, सावधानी से ही जाऊंगा। अमन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने बिना कुछ और कहे सिर हिलाया और लगभग दौड़ते हुए आगे बढ़ गया। पीछे दोनों आदमी अंधेरे में खड़े उसे जाते हुए देखते रहे। उनकी निगाहों में डर था और जैसे किसी आने वाली अनहोनी का यकीन। थोड़ी ही देर में दीपक का घर सामने था। अमन ने दरवाजा खटखटाया। रात इतनी खामोश थी कि उसकी दस्तक की आवाज लौटकर उसी के कानों में डर बनकर गूंज उठी। दीपक, दीपक दरवाजा खोल, मैं हूं अमन, जल्दी खोल मेरे भाई। घर के अंदर हल्की सी सरसराहट हुई, जैसे कोई नींद से चौंक गया हो। फिर एक पल की खामोशी छा गई। इस वक्त कौन हो सकता है बाहर? रात इतनी स्याह है और ठंड भी हड्डियों तक उतर आई है। दीपक की पत्नी ने अपनी शॉल और कस ली। उसकी नजर अपने कमरे के कोने में खड़ी छोटी बच्ची पर चली गई, जो बिना कुछ बोले सब सुन रही थी। दीपक जी, दरवाजा मत खोलो, इतनी रात, इतनी कड़क ठंड, मन बहुत घबरा रहा है। हर साल ऐसी ही ठंड में बुरी बातें होती हैं। मां की आंखें अचानक सख्त हो गईं, जैसे किसी पुरानी याद ने दिल पर दस्तक दे दी हो। बहू ठीक कह रही है, मुझे ये ठंड अच्छी नहीं लगती। 10 साल पहले भी ऐसी ही हवा चली थी। उसी रात गांव ने बहुत कुछ खोया था। बिना सोचे दरवाजा मत खोलना। मां, आवाज सुन रही हो? कोई मजाक नहीं कर रहा, कोई बहुत परेशान लग रहा है। हो सकता है किसी को सच में मदद चाहिए। तभी बाहर से जोर की दस्तक हुई। लकड़ी का दरवाजा कांप उठा। ठंडी हवा के साथ अमन की आवाज लगभग चीख बन गई। दीपक, मैं हूं अमन, भाई दरवाजा खोल, बहुत जरूरी है। ये तो अमन की आवाज है। हाँ मां, वही है, मैं पहचान सकता हूं। और आज जब हम चाय पीने गए थे तब एक गांव वाला वहां आया और अमन से कहा कि तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत बिगड़ गई है, इसीलिए लगता है वो आया होगा। फिर भी संभल कर, आज की रात कुछ ठीक नहीं लग रही। कहीं कोई अनहोनी हो सकती है। जा बेटा, दरवाजा खोल। अगर अमन मुसीबत में है तो उसे अकेला मत छोड़ना, लेकिन सावधान रहना, आज की रात हल्की नहीं है। ठीक है मां, अगर अमन को मेरी मदद होगी तो मैं उसके साथ चला जाऊंगा। आप अंदर से दरवाजा बंद करके सो जाना। अरे अमन भाई, इतनी कड़क ठंड में क्या हुआ है? इतना घबराए क्यों लग रहे हो? दीपक, वक्त नहीं है। घर पर बाबूजी की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है, कुछ ठीक नहीं लग रहा। हमें अभी चलना होगा। ठीक है अमन, एक पल भी नहीं रुकते, चल। दोनों तेज कदमों से अमन के घर की तरफ बढ़ चले। ठंडी हवा इतनी बेरहम थी कि पेड़ों की डालियां आपस में टकराकर ऐसे चरमरा रही थीं जैसे किसी खतरे की चेतावनी दे रही हों। रास्ते में सिर्फ उनके कदमों की आवाज नहीं थी, बीच बीच में ऐसा लग रहा था जैसे कोई तीसरी सांस भी उनके साथ साथ चल रही हो। कुछ ही देर में अमन का घर सामने था। घर के अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी सन्नाटे वाली ठंड फैल गई। दिया बुझा पड़ा था। कमरे की हवा भारी लग रही थी। बाबूजी, मैं आ गया हूं, आप कहां हो? लेकिन कोई जवाब नहीं, सिर्फ हवा की सरसराहट। अमन के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसकी नजर चारपाई पर पड़ी। वो खाली थी, चादर आधी जमीन पर लटकी हुई थी। सुमन, तुम कहां हो? आप दोनों कहीं दिख क्यों नहीं रहे हो? अमन, घर में कोई नहीं है, न बाबूजी न भाभी।
ऐसा लग रहा है जैसे कोई उन्हें जल्दी जल्दी यहां से ले गया हो। अमन कुछ बोल नहीं पाया। तभी घर के पीछे से ठंडी हवा के बीच एक खड़खड़ाती आवाज गूंज उठी, जैसे कोई भारी चीज जमीन को घसीटते हुए ले जाई जा रही हो। दोनों एक साथ सिहर उठे। वे अभी समझ ही रहे थे कि क्या करें, तभी बाहर से लड़खड़ाते कदमों की आहट सुनाई दी। कांपते हाथ, सूखी सांसें और डरी हुई आंखों वाला एक बुजुर्ग अंधेरे से निकलकर सामने आ गया। उसके चेहरे पर ऐसा डर था जैसे उसने अभी अभी मौत को देखा हो। बेटा, तुम दोनों की हालत देखकर दिल बैठ रहा है। इतनी रात, इतनी कड़क ठंड, और तुम्हारे घर के दरवाजे खुले पड़े हैं। आखिर हुआ क्या है? चाचा, बाबूजी और सुमन दोनों कहीं नहीं दिख रहे। मैं तो बस दीपक को बुलाने गया था, घर में सब ठीक था। जब लौटा तो चारपाई खाली थी। आवाज लगाने पर भी कोई जवाब नहीं मिला। इतना सुनते ही बुजुर्ग चाचा का चेहरा पीला पड़ गया। उनके होंठ कांपने लगे। उन्होंने अनजाने में एक कदम पीछे हटा लिया, जैसे किसी डरावनी सच्चाई ने उन्हें छू लिया हो। हे भगवान, फिर वही होने लगा क्या? उन्होंने इधर उधर देखा, मानो अंधेरे से कुछ निकल आएगा। मैं खुद भी अपनी भैंस को ढूंढता हुआ निकला था बेटा। मेरा लड़का कह रहा था कि उसने किसी भारी साए को खेतों की तरफ जाते देखा है। पहले तो लगा कोई जंगली जानवर होगा, लेकिन तुम्हारी बात सुनकर मन कुछ और ही कह रहा है। अब क्या करें चाचा, किस तरफ जाएं? गांव इतना बड़ा है और रात इतनी डरावनी। बेटा, एक बात है जो अब तक कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन अब छुपाने का वक्त नहीं है। चाचा ने आसमान की तरफ देखा। काले बादल चांद को ढक रहे थे, जैसे कोई सच छुपाया जा रहा हो। यह किसी जानवर का काम नहीं है, न कोई चोरी है, न यूं ही कोई गायब हुआ है। ये वही है जो हर साल ठंड के साथ लौटता है। पहले जानवरों को उठाता है, फिर इंसानों पर नजर डालता है। तुम्हारे बाबूजी और बहू शायद उसी की नजर में आ गए हैं। अगर वो उन्हें ले गया है चाचा, तो हम उन्हें ढूंढेंगे कहां? वो उन्हें छुपाता कहां है? वो उन जगहों में जाता है जहां इंसान जाना छोड़ चुके हों, जहां रात को कोई नाम नहीं लेता। पुरानी चरनी के पीछे की दलदल, शमशान से आगे का उजरा रास्ता, और वो जगह जहां बरसों से आग नहीं जली, वहां उसकी परछाई ठहरती है। तो फिर देर नहीं करनी चाहिए चाचा। चाहे जो हो, हमें अभी निकलना होगा। ठंडी हवा फिर से तेज हो गई, जैसे रात खुद तय कर चुकी हो, आज कोई खाली हाथ नहीं लौटेगा। तीनों बैलगाड़ी पर सवार थे। कड़क ठंड में हवा सीधे चेहरे पर वार कर रही थी। अमन आगे बैठा बैलों की लगाम थामे हुए था। आंखें रास्ते पर जमी हुई, लेकिन मन कहीं और भटका हुआ। बैलगाड़ी गांव की आखिरी सीमा पार कर चुकी थी। अब वे अमन के पिता और उसकी पत्नी सुमन को तलाशने निकले थे। बैलगाड़ी तेजी से आगे बढ़ती रही। थोड़ी ही दूर जाने पर रास्ते के दोनों ओर घना जंगल शुरू हो गया। बैलगाड़ी के पहियों की खड़खड़ाहट उस सन्नाटे को और डरावना बना रही थी। अचानक अमन ने बैलों को धीमा कर दिया। रास्ते के किनारे कुछ पड़ा हुआ था। ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या है, लेकिन उसके पीछे एक पुरानी हवेली खड़ी थी। दीवारें जगह जगह से टूटी हुई, खिड़कियां अंधेरे में खोखली आंखों जैसी लग रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो बरसों से उस घर की देहरी किसी ने पार ही न की हो। रुको अमन, गाड़ी रुक। अभी किसी के कदमों की आहट आई थी, यहीं कहीं। तीनों ने सांस रोककर चारों ओर देखा। हवा चल रही थी, पेड़ हिल रहे थे, लेकिन किसी इंसान की परछाई तक नजर नहीं आई। ये जगह बहुत पुरानी है बेटा, बरसों से यहां कोई आता जाता नहीं। ऐसी जगह यूं ही नहीं जागती। ये किसी चाल का हिस्सा हो सकता है। संभल कर कदम रखना। अगर वो किसी को लाया है तो इसी तरफ लाया होगा।
जैसे ही सड़े हुए दरवाजे को धक्का दिया गया, दरवाजा भारी आवाज के साथ खुला। अंदर से सीलन और सड़ान भरी हवा बाहर आई। दीवारों पर अजीब काले निशान थे। तीनों धीरे धीरे भीतर बढ़े और जैसे ही वे बीच वाले कमरे की तरफ पहुंचे, हवा अचानक ठहर सी गई, मानो घर ने उनके कदमों को पहचान लिया हो। अमन, सामने देख। ये तो तुम्हारे बाबूजी हैं और तुम्हारी पत्नी भी हैं। क्या? नहीं, ये हो ही नहीं सकता। बाबूजी और सुमन दोनों यहां, इतनी दूर, इस हाल में। अमन के कदम अपने आप रुक गए। उसकी आंखों के सामने एक लोहे की सलाखों से घिरी हुई कैद थी, जिसके भीतर उसके बाबूजी बैठे थे, शरीर झुका हुआ, चेहरे पर अजीब सी जमी हुई ठंड। पास ही उसकी पत्नी खड़ी थी। आंखें खुली थीं, पर उनमें जीवन नहीं था। पूरा कमरा मौत जैसी खामोशी में डूबा हुआ था। बाबूजी, मैं आ गया हूं। आप ऐसे क्यों बैठे हैं? मेरी तरफ देखिए ना। और तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? तुम दोनों मुझे डराने के लिए ऐसा तो नहीं कर रहे? लेकिन न किसी ने सिर उठाया, न किसी की सांस बदली। अचानक हवा में अजीब सा भारीपन भर गया, जैसे किसी ने हवेली के भीतर अपनी अदृश्य मौजूदगी दर्ज करा दी हो। तो आखिर तुम सब भी यहां पहुंच ही गए। मैं सोच ही रहा था, इतनी देर क्यों लग रही है आज? ठंड की रात है और इस बार मेरी भूख बहुत पुरानी है। गांव का बुजुर्ग कांपते हाथों से आगे बढ़ा। आवाज टूट रही थी, पर नजरें हट नहीं रही थीं। बस बहुत हुआ। हर साल यही डर, हर साल कोई ना कोई गायब। आखिर तू चाहता क्या है हमसे? हमारे गांव से तुझे क्या दुश्मनी है? दुश्मनी नहीं बूढ़े, ये दुश्मनी नहीं है, ये हिसाब है। उसकी आवाज और गहरी हो गई, जैसे हवेली की छत भी झुककर सुनने लगी हो। आज से बरसों पहले मैं भी इसी मिट्टी का बेटा था। खेत में हल चलाता था, घर लौटकर बच्चों की हंसी सुनता था। मेरे लिए ठंड सिर्फ मौसम थी, डर नहीं। उसकी आंखों की आग अब बुझने लगी थी। उनमें कुछ और तैराया था, पुरानी पीड़ा। पर एक झूठ ने मुझसे सब छीन लिया, मेरी जमीन, मेरी इज्जत और फिर मेरी सांसें भी। गांव की भीड़ ने फैसला सुनाया और मैं चीखता रहा, पर किसी ने नहीं सुना। कमरे में सन्नाटा गहरा गया, सिर्फ उसकी भारी सांसें गूंज रही थीं। उस रात ठंड ने मुझे मारा नहीं, उस रात ठंड ने मुझे जगा दिया। जब बिना संस्कार, बिना आग मेरा शरीर इस जंगल में फेंक दिया गया, तभी से ये ठंड मेरी पहचान बन गई। अब उसकी आवाज में गुस्सा नहीं, थकान थी। अगर गलती हमारे बड़ों की थी तो सजा मुझे दे दे। इन औरतों, इन बच्चों को छोड़ दे। इसीलिए मैं इन्हें यहां लाया, मारने के लिए नहीं, सच दिखाने के लिए, ताकि अगली पीढ़ी अंधे इंसाफ की गलती ना दोहराए। उसने हाथ बढ़ाया, कैद खुल गई। कमरे की ठंड कुछ हल्की हुई और अमन के पिता और उसकी पत्नी सुमन दोनों बाहर निकली। ले जाओ अपने लोगों को, आज की रात कोई नहीं जाएगा। पर याद रखना, जब अन्याय ठंड बन जाता है तो वो लौटता जरूर है, ये कभी भूलना नहीं। इस साल तो जा रहा हूं, अगर फिर ऐसी गलती हुई तो मैं फिर लौटूंगा। इतना कहकर वह साया धुएं में बदलने लगा। हवेली की खिड़कियों से ठंडी हवा अंदर आई और फिर सब शांत। उस रात गांव ने जाना, सब डर राक्षस से नहीं होते, कुछ डर हमारे अपने किए से जन्म लेते हैं।